नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र होता था, जिससे सभी शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। यह सुदर्शन चक्र सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था और यह अपने दुश्मन को मार कर ही रहता था। अब इस कलयुग में एक बार फिर दुनिया ने भारत के सुदर्शन चक्र की ताकत देख ली। जी हां, कल रात जब पाकिस्तान ने किसी टिड्डी दल की तरह 400 ड्रोन से आक्रमण किया, तो भारत ने इसका जवाब अपने सुदर्शन चक्र यानी अपने एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और पाकिस्तान के हर ड्रोन को जमीन में मिलाकर राख बना दिया। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि भारत ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया। क्या है भारत के S-400 की ताकत, कैसे दुश्मन को आसमान में सबक सिखाती है बराक और आकाश मिसाइल। आज हम आपको भारत के शस्त्रागार में मौजूद हर अभेद हथियार की ताकत बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। कल यानी 8 मई को रात का घुप अंधेरा छाते ही पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ भारत के 36 शहरों पर करीब करीब एक साथ हवाई हमला बोला। पाकिस्तान ने कल भारत के शहरी इलाकों में 400 ड्रोन से हमला किया था। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत में तबाही मच जाएगी, लेकिन उसके नापाक मंसूबे आसमान में ही फट गए और जमीन पर आकर राख बन गए। जी हां, भारत के अभेद सुरक्षा कवच ने पाकिस्तान के हर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये तस्वीर जिसने भी देखी वो भारत के इस अभेद सुरक्षा कवच का कायल हो गया। जो काम सुपर पावर अमेरिका ने गल्फ वॉर में किया था, जो चमत्कार इजराइल ने हमास के साथ युद्ध में दिखाया था, ठीक वैसा ही भारत ने कल करके दिखा दिया। जितनी तेजी से पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमा में आए, उससे कहीं ज्यादा तेजी से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे तबाह करके रख दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक पूरे दुनिया के मीडिया में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के हमले को 100% एक्यूरेसी के साथ नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस के क्षेत्र में कल रात भारत ने वो झंडा गाड़ा है जिसकी तुलना अमेरिका और इजराइल के साथ की जा रही है। भारत ने यह कैसे कर दिखाया, यह आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 8 और 9 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने लेह से लेकर सर क्रीक तक फैली पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया और भारत की वायु रक्षा प्रणालियों का टेस्ट करने और खुफिया जानकारी जुटाने के मकसद से यह हमला किया गया था। भारतीय सेना ने बताया कि ड्रोन के मलबे की जांच से पता चला है कि ये तुर्की के 80 गार्ड सोंगर ड्रोन थे। भारतीय सेना का यह भी कहना है कि भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने जब भारत पर हमला किया तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची तक सिविलियन प्लेन उड़ रहे थे। सोचिए, अगर इस दौरान भारतीय वायुसेना संयम नहीं दिखाती तो शायद पाकिस्तान में हवाई यात्रियों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में काफी संयम दिखाया ताकि आम नागरिकों को नुकसान नहीं हो। आप भी सुनिए सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया।
during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. तो जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। सारी दुनिया में इस बात की आज चर्चा हो रही है कि 7 मई को भारत के हमले के समय पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम निकम्मा साबित हुआ था। वहीं जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के आयरन डोम की तरह दुश्मन की हर मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही उड़ा दिया। और भारत के जब इस एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है S-400 यानी सुदर्शन चक्र की। यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टमों में से एक है और भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा है। इस सिस्टम को साल 1990 के दशक में रूस ने डेवलप किया था। तब इसे S-300 सिस्टम के अपग्रेड के तौर पर बनाया गया था। साल 2007 में इसने पूरी तरह से काम करना शुरू किया और मोदी सरकार ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए रूस से कुछ साल पहले ही डील की थी। आइए जानते हैं कैसे काम करता है S-400 यानी सुदर्शन चक्र और क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। तो S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यहां मोबाइल से यह मतलब है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, वो भी आराम से, आसानी से। कोई भी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रडार और अन्य सेंसरों की मदद से अपना काम करता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और हवाई खतरों को आसमान में ही मिटा देना। मोबाइल एयर डिफेंस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे फौरन कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें लगे रडार और अन्य सेंसर्स दुश्मन के हवाई खतरे को ट्रैक करते हैं। अन्य सेंसर्स में इंफ्रारेड कैमरा, रेंज फाइंडर्स और ऐसे उपकरण शामिल होते हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लिया जाता है उसके बाद शुरू होता है एंगेजमेंट और इस एंगेजमेंट में मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को फायर किया जाता है जो दुश्मन की मिसाइलों से टकराकर उसे हवा में ही खत्म कर देते हैं। और S-400 एक साथ, जी हां, एक साथ 300 टारगेट्स पर नजर रख सकता है और उनमें से एक बार में 36 टारगेट्स पर हमला करके हवा में ही उसे बर्बाद कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 4 प्रकार की मिसाइल सुरक्षा के लिए होती हैं जो 120 से लेकर 400 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इजराइल के आयरन डोम का नाम भी आपने खूब सुना होगा, इसका नाम खूब आता है। लेकिन S-400 और आयरन डोम की खूबियों में फर्क है, अंतर है। डिफेंस एक्सपी एक मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक S-400 का दायरा विशाल है। यह न सिर्फ मिसाइलों बल्कि ड्रोन, फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकता है। वहीं आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइलों पर प्रभावी है। तो सोचिए भारत का सुदर्शन चक्र कितनी बड़ी ताकत इस वक्त भारत के पास है। तो कल जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से कायरतापूर्ण हमला किया तो उसके ड्रोन को रोकने में काम आया भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हाईटेक सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और इंटरसेप्टर को आपस में जोड़ता है, जिन्हें किसी भी प्रकार के हवाई आक्रमण हमले से निपटने के लिए रियल टाइम में क्विक रिस्पॉन्स ये करता है। और भारत का ये पूरा सिस्टम ड्रोन और अन्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के खतरे से निपटने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है संवेदनशील इलाकों में देश की वायु सीमा की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। इसका मुख्य काम भारत की वायु सीमा में घुसपैठ करने वाले ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और अन्य अज्ञात हवाई वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें आसमान में ही निष्क्रिय कर देना। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंटर, सिग्नल जैमर और
ड्रोन किलर सिस्टम जैसे उपकरण शामिल होते हैं और इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार 24 घंटे निगरानी की जाती है, जिससे समय रहते खतरे का पता चल सके। ये सिस्टम किसी खतरे की स्थिति में स्थानीय सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट भेजता है और रिएक्ट करने का निर्देश देता है। ये सिस्टम केवल ड्रोन की पहचान ही नहीं करता, बल्कि उसे शूट डाउन करने की ताकत भी रखता है। तो बात करते हैं भारत की अभेद वायु सुरक्षा चक्र में सबसे महत्वपूर्ण बराक 8 मिसाइल की। इस मिसाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेज स्पीड से आने वाली दुश्मन की हर मिसाइल की पहचान कर इसे पल भर में ये बराक 8 मिसाइल मार गिराती है। बराक 8 दुश्मन की उन मिसाइलों को भी तलाश लेती है जो रडार से छुपने में सक्षम है। बराक मिसाइल को भारत ने इजराइल की साझेदारी से विकसित किया है। बराक मिसाइल सिस्टम से एक बार में 12 से 24 टारगेट को ट्रैक करके हमला किया जा सकता है। इसे मीडियम रेंज की मिसाइल, ड्रोन और एंटी शिप हथियारों को ट्रैक करने और हमला करने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। बराक 8 को दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज, रोधी मिसाइलें, यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों समेत हर हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 मिसाइल का वजन करीब 30 टन है और ये 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसे जमीन के साथ साथ नौसेना के जहाज पर भी तैनात किया जा सकता है। बराक 8 पर 2007 में इजराइल के साथ $2.5 बिलियन का भारत का सौदा हुआ था और इसका लाभ अब नजर आ रहा है। कल रात हमने देख लिया। और ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने जब बीती रात भारतीय शहरों पर हमला किया तो इसे नाकाम करने में आकाश मिसाइल ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान जहां मेड इन तुर्की मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा था, तो इन्हें मेड इन इंडिया आकाश ने आसमान में ही ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें कि आकाश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारत में तैयार किया है। आकाश का 82% जो हिस्सा है इसमें लगने वाला सामान वो भारत में ही बनता है और ये मेक इन इंडिया का सुपर डुपर स्टार है। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है और आकाश मिसाइल 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और आकाश के सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट को देख सकता है और एक साथ 12 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। आकाश मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में इसकी मदद करती है और आकाश की मारक क्षमता इतनी है कि ये फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों तक को बेअसर करने का दम रखती है। 2020 में एक टेस्ट में आकाश ने 10 ड्रोन को एक साथ उड़ा दिया था। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। भारत में फिलहाल इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला आकाश MK जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर, दूसरा वेरिएंट है MK2 जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर और तीसरा NG जिसकी रेंज है 80 किलोमीटर। और आकाश NG करीब 700 किलो वजनी है और आकाश का यह वर्जन अपने साथ 60 किलो वजन के हथियार को ले जा सकता है। और आकाश की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे LOC पर, बॉर्डर पर, ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। तो यह है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत जिसे कल रात पूरी दुनिया ने देखा। तो पाकिस्तान भले ही लाख इनकार करता रहे लेकिन वो आतंक की नर्सरी है और इसके सबूत भी अब लगातार मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन एक वीडियो आया था जिसमें लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ इस एयर स्ट्राइक में मारे गए एक आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी वहां नजर आए। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की फिर से कलई खुल गई है। मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग को लेकर एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। इस वीडियो में एक छात्र ने पाकिस्तानी टीवी को एक दिए इंटरव्यू में कहा कि मुरीदके में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। और इस छात्र ने यह भी कहा कि इसी वजह से भारत ने मुरीदके को निशाना बनाया था। आप भी सुनिए ये इंटरव्यू।
जब इल्ज़ाम लगाया तो इन्होंने हमारे किधर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर इन्होंने ना बच्चों को छुट्टियाँ दे दी पहले ही कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह अल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना वो जानते नहीं है, उनके जहन और ख्याल में भी नहीं है। अभी मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही जो उनके मुताल्लिक है, जो अज़ाबुन शदीद, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। तो भारत से बार बार पिटने के बाद भी शायद पाकिस्तान के हुक्मरान सबक नहीं सीख सके हैं। पाकिस्तान ने बीती रात जिस तरह से भारतीय इलाकों पर ड्रोन से हमला किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि अब भी पाकिस्तानी अपने ड्रोन के परकच्छे ढूंढ रहे हैं। हालात ये हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद भी अब अपनी सरकार की बेइज्जती करने में जुटे हैं। भारत के साथ जारी तनाव पर भले ही पाकिस्तानी सरकार और सेना बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। नेशनल असेंबली में चर्चा के दौरान पाकिस्तानी सांसद शाहिद खट्टर ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को जमकर सुनाया और अपने ही प्रधानमंत्री को बुज़दिल यानी कायर तक कह डाला। आप पहले सुनिए कि पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही मुल्क के वजीर आजम, जी हां, प्रधानमंत्री पर कैसे तंज कसा। फिर हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक और मजाकिया बयान। अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो सुना आपने, पाकिस्तान के सांसद अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुज़दिल ही नहीं बल्कि गीदड़ भी कह रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी संसद में जवाब देने के लिए उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब्बास खड़े हुए तो ड्रोन हमले की हैरान करने वाली ऐसी गोल गोल कहानी उन्होंने सुनाई कि जिसने भी उनका भाषण सुना वो हंसने लगा। आसिफ ने ड्रोन हमले की कहानी सुनाते हुए कहा कि अगर इन ड्रोनों को मारा जाता तो भारत हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेता। तो ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक बार फिर बचकाना बयान देकर अपनी फजीहत करवाई है। आप भी सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का वो मजाकिया बयान। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। तो इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बातचीत के दौरान भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा ही हास्यास्पद दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 5 राफेल फाइटर जेट मार गिराए हैं, लेकिन जब एंकर ने राफेल विमानों के गिराने का सबूत मांगा तो ख्वाजा आसिफ का जवाब था कि सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस जवाब को सुनकर कोई भी हंस सकता है। सवाल पूछने वाली पत्रकार भी हैरान रह गई कि कैसे देश का एक रक्षा मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब दे सकता है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने उन्हें अब अपनी संसद में कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी सांसदों ने पूछा कि क्या इस तरह सोशल मीडिया के आधार पर सैन्य सफलता के दावे किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की पुरानी आदत है। पहले आप सुनिए सबूत मांगे जाने पर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और फिर सुनिए कि कैसे पाकिस्तान के एक सांसद ने ख्वाजा आसिफ पर कसा तंज। All over the social media, or Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था
तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। तो पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मार खा रहा है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड यह तय करेगा कि पाकिस्तान को $1.3 बिलियन यानी करीब 11,113 करोड़ रुपए का नया लोन देना है या नहीं देना है। ताजा हालात में भारत इसका विरोध करेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई भी फंड मिले और वो इसका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने या भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में करे। पहले आप सुनिए आईएमएफ की बैठक को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा। आपको ज्ञान होगा कि आईएमएफ की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। तो कंगाल पाकिस्तान भारत के साथ फुल स्केल वॉर लड़ना चाहता है, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात इससे पहले से ही बहुत नाजुक है। उसके पास ना तो सोना है, ना ही मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसे में भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई से उसकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारी कर्ज, बढ़ती महंगाई, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कंगाल बना दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से आटे की लाइनें लगती हैं वहां पर। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ये जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का आखिर पूरा सच है क्या। तो इस समय पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 7.4% तक पहुंच गया है, जो उसकी आर्थिक सेहत के लिए बेहद चिंताजनक है। वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर केवल 3.1% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से भी काफी कम है। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ देगा। यह हो जाएगा करीब 70 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और इसका मतलब यह है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन एवरेज 2,34,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। और पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर करीब $30 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। और सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी आय का बड़ा हिस्सा ब्याज जो उसने लिया है, जो लोन लिया है, उसमें उसका ऋण चुकाने में, जो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसी में चुकाने में लग जाता है। और पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू भी बेहद कम है। 2024 में टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा जीडीपी में केवल 6.8% था। और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $15.4 अरब तक पहुंचा है। लेकिन ये विदेशी कर्ज के बूते पर हुआ है। और पाकिस्तानी रुपया भी धड़ाम हो चुका है। $1 की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। और पाकिस्तान का सोने का भंडार खाली है। उसके पास मात्र 65 टन सोना है, जबकि भारत के पास 800 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है। और पाकिस्तान में 18 घंटे तक बिजली नहीं होती है, इसलिए उद्योग बंद हो रहे हैं। और पाकिस्तान का शेयर बाजार लगातार गंभीर संकट का सामना कर रहा है। और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो बीते सप्ताह करीब एक ही दिन में 2000 अंक की उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग पूरी तरह से आईएमएफ के भरोसे चल रही है। सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब का नया बेल आउट पैकेज दिया था। और ये पाकिस्तान का 24वां बेल आउट है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो भीख मांगने में पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। और पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे गुरुद्वारा, मंदिर और कॉन्वेंट विदेशी सचिव ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को कैसे किया पर्दाफाश। नशे का दरवाजा एक बार खुला तो जिंदगी बंद हो जाती है। ये नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा।
दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है एक मिशन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन और हर गली हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरना, हम हैं यहां। नालसा की डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की एक नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी सेना धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाने के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की भी पोल खोलकर उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा है। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression. This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।